जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से। तो आइए देखते हैं। उससे पहले ज़रूरी सूचना यह है कि अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 9 AM और 9 PM पे जो है लाइव क्विज करवाए जाते हैं। वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे अगर आप राजपूत सनी करके टाइप करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, या सोशियोलॉजी क्लासेस करके सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी करके टाइप करेंगे फिर भी मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है टेलीग्राम चैनल तो उसका लिंक हमारे वीडियो के किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का जो पहला स्टेटमेंट है, उत्तर आधुनिकता शब्द गढ़ा है। तो उत्तर आधुनिकता शब्द या टर्म की जो बात सर्वप्रथम की है उसको लियो टॉड ने गढ़ा है। इन्होंने कहा कि उत्तर आधुनिकता की परिभाषा देते हुए इन्होंने कहा कि उत्तर आधुनिकता जो है महान वृत्तांतों में अविश्वास है। हमें सकलता टोटलिटी के खिलाफ युद्ध छेड़ देना चाहिए। इसकी अपेक्षा हमारी सक्रियता विशिष्टता के प्रति होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा जो उत्तर आधुनिकता समाज है वह बड़े बड़े जो महान वृत्तांत हैं, विचारधारा है, सिद्धांत हैं, सब में अविश्वास पैदा करता है। हमें जो है विशिष्ट चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। किसी भी टर्म की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, छोटे से छोटे अर्थात सूक्ष्म अध्ययन के ऊपर इन्होंने चर्चा की है। इन्होंने कहा वास्तव में उत्तर आधुनिकता केवल अधिकृत व्यक्तियों का औजार ही नहीं है, इसका लक्ष्य विशिष्टता के प्रति हमें संवेदनशील करना है और वे वस्तुएं जो हमें अनुपयुक्त लगती हैं उन्हें उदारता के साथ स्वीकार करने की योग्यता पैदा करना है। तो इन्होंने कहा उत्तर आधुनिकता समाज में हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अनुपयुक्त उपयोगी नहीं लगती हैं, फिर भी हम उसको स्वीकार करने की जो प्रेरणा हमें मिलती है, योग्यता जो हमें पैदा होती है, वही उत्तर आधुनिकता है। अगला है कि महान वृत्तांतों में भव्य और विशाल सिद्धांत या विश्वास आते हैं जो समाज की गतिविधियों तथा समाज की प्रकृति और सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करते हैं। मार्क्सवाद और प्रकारवाद इसके दृष्टांत हैं। महान वृत्तांत के अर्थात जो बृहत सिद्धांत हैं, और सभी उत्तर आधुनिकतावादी समाजशास्त्री महान वृत्तांतों को अस्वीकार करते हैं। तो इन्होंने कहा जो मार्क्सवाद है, प्रकारवाद है, पहले बृहद अध्ययन किए गए हैं, बड़े बड़े सिद्धांत दिए गए हैं, वह उत्तर आधुनिकतावादी जो समाजशास्त्री हैं उनको अस्वीकार करके सूक्ष्म स्तरीय सिद्धांतों अर्थात विशिष्ट अध्ययन के तहत उत्तर आधुनिकता की व्याख्या करते हैं। तो यह है बॉड्रिलार्ड। अगला है उत्तर आधुनिकता और कुछ न होकर अति यथार्थ हाइपर रियलिटी। अगला स्टेटमेंट है कि उत्तर आधुनिकता को संस्कृति के एक पैराडाइम के रूप में रखना केवल एक पूंजीवादी प्रक्रम है। तो जेनसन कहते हैं कि उत्तर आधुनिकता एक संस्कृति के पैराडाइम के रूप में रखा ना केवल एक पूंजीवादी प्रक्रम है। आगे जेमसन कहते हैं कि संस्कृति एक ऐसी वाहियात वस्तु है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इन्होंने संस्कृति को एक वाहियात वस्तु कहा, अर्थात का कि उसको कोई ज़रूरत नहीं है, भद्दी वस्तु है जो कि रग रग में खून पीने की लालसा रखती है और यह गरीबों और गुरबों का खून पीती है। तो इन्होंने कहा कि कल्चर या संस्कृति एक ऐसी वस्तु है, वाहियात वस्तु है, शोषण करने वाली वस्तु है जो कि खून पीने की लालसा हमेशा रखती है, अर्थात हमेशा गरीबों का जो है शोषण करती है। तो यह कौन कहते हैं? जेमसन।
अगला स्टेटमेंट है कि उत्तर आधुनिकता का संबंध मार्क्सवाद के साथ जोड़ते हुए आज के पूंजीवाद को विलंबित या लेट कैपिटलिज्म कहा है। विलंबित या लेट कैपिटलिज्म किसने कहा है? तो जेम्सन ने कहा है कि उत्तर आधुनिकतावाद का संबंध जो है मार्क्सवाद के साथ है, और इसको हम लेट पूंजीवाद भी कह सकते हैं। अगला स्टेटमेंट है स्त्रियों की शिक्षा और उनकी राजनीति जागृति ने उस कुल्हाड़ी को तेज कर दिया है जिसकी सहायता से हिंदू सामाजिक जीवन की जंगल झाड़ियों को साफ करना संभव हो गया है। तो इन्होंने कहा, के एम पडकर ने कहा कि अगर जब स्त्री शिक्षा बढ़ती है और उनके अंदर राजनीतिक जागृति बढ़ती है तो वह समाज में व्याप्त कुरीतियों को साफ करने, और जंगल झाड़ियों से तात्पर्य इनका समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं या रूढ़िवादिताएं हैं उसको हटाना या दूर करना संभव हो गया है, के एम पडकर कहते हैं। अगला स्टेटमेंट है प्रतियोगिता सामाजिक संपर्क से रहित अंतःक्रिया है। तो इन्होंने कहा प्रतियोगिता ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक संपर्क नहीं होता है। वो कौन कहते हैं? पार्क एवं बर्गेस कहते हैं। अगला है प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों से बंधी रहती है जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती है। यह भी स्टेटमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार स्टेट लेवल असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में, नेट में, मतलब समाजशास्त्र का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें पूछ लिया जाता है। तो यह स्टेटमेंट ग्रीन का है कि प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों से बंधी हो रहती है जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती है। अगला है यदि मानव प्रकृति से दार्शनिक है तो स्वभाव से समाजशास्त्री भी है, क्योंकि सामाजिक जीवन उसका स्वाभाविक उद्देश्य है। तो यह स्टेटमेंट है डॉन मार्टिनडेल का कहना है कि यदि व्यक्ति प्रकृति से दार्शनिक है तो स्वभाव से वह समाजशास्त्री है, क्योंकि सामाजिक जीवन उसका स्वाभाविक उद्देश्य होता है। अगला स्टेटमेंट है भूमियाँ जातियाँ पैदा करती हैं, मशीन वर्ग बनाती है। तो भूमियाँ जातियाँ पैदा करती हैं, मशीन वर्ग बनाती हैं। तो यह स्टेटमेंट माइकल यंग से संबंधित है। अगला स्टेटमेंट है सामाजिक संस्थाएं संस्कृति का हृदय ही है। सामाजिक संस्थाएं संस्कृति का हृदय ही है। यह कौन कहते हैं? तो यह मैकाइवर कहते हैं। अगला है पिछड़ा वर्ग संपूर्ण रूप से आधुनिक भारतीय समाज को एक खिड़की प्रदान करता है। तो पिछड़ा वर्ग संपूर्ण रूप से एक आधुनिक भारतीय समाज को खिड़की प्रदान करता है। तो इनकी पुस्तक है द इंडियन बैकवर्ड क्लासेस, उसमें इन्होंने यह स्टेटमेंट कही है, आंद्रे बेदे। अगला है साइबर सोसाइटी। तो साइबर सोसाइटी की बात करते हैं स्टीवन जी जोन्स। साइबर सोसाइटी की बात करते हैं स्टीवन जी जोन्स। भारत को जाति समाज कहा, तो भारत को जाति समाज मानते हैं लुइस ड्यूमा। इन्होंने कहा भारत में एक जाति समाज है जहां पवित्रता और प्रदूषण, पोल्यूशन या पवित्रता अपवित्रता के आधार पर जो है स्तरीकरण देखा जाता है। भारत की जाति मॉडल का बात करते हैं आंद्रे बेते। इन्होंने कहा कि भारत में केवल जाति ही नहीं पाई जाती है। इन्होंने जो मॉडल का प्रयोग किया था वह वेबर से संबंधित था। जहां वेबर क्लास, स्टेटस एंड पावर की बात करते हैं, वहीं इन्होंने आंद्रे बेते ने कास्ट, क्लास, पावर की बात कही है। अगला है निगमित वर्ग चेतना और प्रतिस्पर्धात्मकता की भावना की बात जो करते हैं वह मैकाइवर। हाँ, अंतःक्रिया प्रक्रिया का विश्लेषण किया इंटरेक्शन प्रोसेस एनालिसिस रॉबर्ट बेल्स ने किया है। उसके बाद तार्किक संकल्प के अभाव का सिद्धांत जो दिया है वह हीगल ने दिया है। पारलौकिकता की बात की है, तो पारलौकिकता की बात करते हैं मैक्स वेबर। अगला है
फोर्ड ने संयोग से निर्मित होने वाले समाज को क्या कहा है? तो इन्होंने कहा कि संयोग से जो निर्मित समाज होते हैं, कई अलग अलग सरल समाजों से मिलकर जो समाज बनता है, उसको इन्होंने सरल बहुखंडी समाज कहा है, जो संयोग अर्थात अलग अलग सरल समाजों के जुड़ने से बना हुआ है। भारतीय परंपरा में निहित पारलौकिकता में विश्वास, अतार्किकता, सोपान जैसे लक्षणों ने भारत में आधुनिक पूंजीवाद के विकास को बाधित किया है। तो मैक्स वेबर ने 6 धर्मों के अध्ययन के आधार पर पूंजीवाद के विकास की चर्चा की है। तो इन्होंने यह कहा कि भारत में पूंजीवाद का विकास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ जो परंपरा में निहित पारलौकिकता है, दूसरे लोक में जाने की जो धारणा है, मोक्ष की प्राप्ति की या स्वर्ग की धारणा जो है, उसमें विश्वास के कारण लोग अतार्किक होंगे और वह अपने कर्मों में अर्थात पूंजी संचय के लिए नैतिक आधार नहीं है। पूंजी की हमें दूसरे लोक में जाना है, पूंजी का संचय करके हम क्या करेंगे, तो इस कारण से यहाँ जो है पूंजीवाद नहीं हुआ है। यही धारणा अर्थात स्वर्ग या मोक्ष की धारणा जो है, उसने भारत में पूंजीवाद के विकास को रोका है। जबकि इन्होंने कहा प्रोटेस्टेंट जो धर्म है, उसमें इन्होंने कहा कि यह धारणा है कि जो जितना समृद्ध होगा, जितना भौतिक साधनों का उपभोग करेगा, वह उतना ही ईश्वर उसको सफल मानेंगे। इस तरह की नैतिक धारणा जो है प्रोटेस्टेंट धर्म में थी, इसलिए पूंजीवाद का विकास वहाँ पे यूरोपीय समाजों में हुआ, ऐसा मैक्स वेबर कहते हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।